पहला टॉपिक है दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? तो ये कथन है दोस्तों ऑस्टिन जी का। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन जी का। तो ये बहुत ही फेमस कथन है उनका। उनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से ये कथन लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही कथन, बहुत सारे कथन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने उनकी एक लिस्ट तैयार की है, उसको अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो जो है हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये जो है वो लिस्ट है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये हमने अभी पढ़ लिया है। ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने कहा है संविधान सभा एक वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, ये किसने कहा? ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। ठीक है, भारत एक रक्षात्मक लोकतंत्र है, अगेन ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने कहा है। उसके बाद भारतीय संविधान मूलतः संघीय है लेकिन इसकी कुछ इकाइयाँ एकात्मक प्रकृति की हैं, ये किसने कहा है? केसी वीर जी ने कहा है। ठीक है, संविधान सभा भारत की बौद्धिक क्षमता का प्रतीक थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है। उसके बाद एक जीवंत दस्तावेज है क्या? संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये किसने कहा है? अगेन ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक झुकाव रखता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। हम भारत को एक इकाई के रूप में रखते हुए संघात्मक व्यवस्था अपनाते हैं, ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, थीवराज ने कहा है। इंपॉर्टेंट कथन है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो राजनीतिक दर्शन और व्यवहारिक विवेक का मिश्रण है, किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। एक ये भी है, संविधान की प्रस्तावना भारत की आत्मा है, हम ये पढ़ चुके हैं अभी, थीवराज ने कहा है। हम भारत को एक एकात्मक राज्य मानते हैं लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे राज्यों में बांटा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तक कथन है। भारत एक बहुलवादी समाज में लोकतंत्र का अनूठा प्रयोग है, पॉल आर ब्रॉस ने कहा है। ये भारत का संविधान सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है, DD बसु का कथन है। ये इनकी एक पुस्तक भी आती है संविधान से रिलेटेड, बहुत ही फेमस है। भारतीय संविधान एक कोष है जिसमें भारत की विविधता समाहित है, ग्रैनविल ऑस्टिन जी का कथन है। ठीक है, संविधान निर्माण एक शांतिपूर्ण क्रांति थी, नंदलाल मेहता ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? नंदलाल मेहता ने। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की भावना बुनियादी ढांचे में निहित है, केशवानंद भारती। बुनियादी ढांचा जो है 1973 में आया था, 24 अप्रैल 1973, उसी से संबंधित ये कथन है। तो केशवानंद भारती केस के अंतर्गत जो है बुनियादी ढांचे की परिकल्पना की गई थी। संविधान का कोई भी अंग सर्वोच्च नहीं है बल्कि पूरा संविधान ही सर्वोच्च है, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, हमने लोकतंत्र को पश्चिम से उधार नहीं लिया है, ये हमारी मिट्टी में ही जन्मा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है। संविधान एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें स्वतंत्रता संग्राम में है, BP मेनन जी का कथन है। ठीक है, इस सभी कथन जो है आप लोग दोहरा लीजिए दोस्तों, ये बार बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे जो है आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, तो इसके बाद ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था दोस्तों। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की स्थापना प्रस्तुत की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं वो पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, अगला कथन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अब देखिए 1941 की बात हो रही है, लगभग स्वतंत्रता संग्राम के आसपास का ये समय है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपवासियों से अधिक था। ये जो है आप है अपने तर्क का प्रयोग करके इसे आप सही कर भी सकते हैं, क्योंकि जैसी बात है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम आते आते मतलब इतना जो समय था, यहाँ तक जो है कई ब्रिटिश जो व्यक्ति थे वो वापस जा चुके थे अपने देश में। ठीक है, तो यहाँ जो है हम ये मान सकते हैं कि भारतीयों का प्रतिशत अधिक होगा। उसके बाद ये जो कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है एक अलग परीक्षा हुई थी, सिविल सेवा परीक्षा, जो भारत में ही होनी थी, ये बिल्कुल सही कथन दोस्तों। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से जो परीक्षा होती थी भारतीय सिविल सेवा की, वो जो है इंग्लैंड में ही कराई जाती थी, इंग्लैंड में ही आयोजित होती थी। बहुत लंबे समय तक भारतीयों ने मांग की कि परीक्षा की व्यवस्था यहाँ भी अर्थात भारत में भी कराई जाए, तब जो है एक अधिनियम लाया गया। और ये अधिनियम जो है और भी कई सारी इसकी विशेषताएँ, इसको आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत एक ये भी प्रावधान था, इसलिए ये कथन भी सही है। तो इसके दोनों कथन सही हो जाते हैं। और ये देखिए
ICS का आरंभ जो है 1854 में हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमें। और 1855 से इस प्रतियोगी परीक्षा को लंदन में ही आयोजित किया जाने लगा और भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। सबसे पहले ये इलाहाबाद में होती थी, फिर बाद में इसे दिल्ली लाया गया, ठीक है। और 1941 तक भारतीयों के प्रतिशत यूरोपवासियों की तुलना में अधिक हो चुका था, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बच्चे को बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, इतना टाइम लगा था बनने में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष हैं? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान समिति सहित लगभग 8 प्रमुख समितियों का गठन किया गया था, उसी में से एक समिति प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो और भी समितियाँ हैं उनको जो है आप लोग याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट जो है समितियाँ हैं उनको आप रिवाइज कर लेना। अगला जो है कथन दोस्तों, कथन के अगला टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये जो है रूस से लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इनको ऐड किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया था, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस अमेंडमेंट को बोलते हैं। बहुत सारे अनुच्छेद इसके अंतर्गत जो है संशोधित किए गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, अर्थात मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो मूल अधिकार सभी को पता है USA से लिए गए हैं, ठीक है, अमेरिका से लिए गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? अगेन रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो जब शुरुआत हुआ था, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब उसमें जो है 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, ठीक है। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये है, वर्तमान में लगभग कितना है? 468 के आसपास है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है अनुच्छेद 300 के अनुसार? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं है। द यूनियन ऑफ इंडिया, हालांकि सही कर देंगे आप लोग, ठीक है, सभी लोग सही कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। आप जब भी गजट वगैरह पढ़ते होंगे, गजट, तो वहाँ यही लिख के आता होगा द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जब भी कोई भारत का जो है राजपत्र प्रकाशित होता है उसमें यही लिख के आता है, ठीक है। तो भारत का संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन कौन सा नहीं है? तो देखिए, पंचायतें जो है वो कौन से भाग के अंतर्गत आती हैं? पंचायतें भाग 9 के अंतर्गत आती हैं। नगर पालिकाएँ भाग 9 के अंतर्गत आती हैं। सहकारी समितियाँ भाग 9B के अंतर्गत आती हैं। अधिकरण जो है भाग 14A इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो अधिकरण हैं वो किस अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए थे, ठीक है, बताइएगा आप लोग। तो ये देखिए यहाँ सम्मिलित दिया गया है। हालांकि ये देखिए इसमें ऑप्शन गलत हैं, लगभग एक जैसे ऑप्शन दे दिए, एक जैसे ऑप्शंस नहीं, एक जैसे तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऑप्शन ये गलत दिया गया है कि ये भाग 10 तो इसमें किसी से सम्मिलित ही नहीं है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है दोस्तों अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, जो SC ST के बारे में उपबंध करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9A में है, सहकारी समितियाँ भाग 9B में है और अधिकरण जो है भाग 14A में है, ठीक है। तो दोस्तों जो पंचायतें हैं वो कौन से अमेंडमेंट द्वारा जो है ऐड किया गया था? तो पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। नगर पालिकाएँ को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। और सहकारी समितियाँ और अधिकरण आप बताइए। आई थिंक सहकारी समितियाँ जो है 2003 के अंतर्गत जो है आई थी और अमेंडमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 90 के ऊपर है, 91 है या 93 के आसपास है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ, बट ये कंफर्म है कि ये जो है 2003 में सहकारी समितियों को ऐड किया गया था, आप लोग देख लेना।
तो वो जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन था, ये लागू कब हुए थे? 1993 से, ठीक है। 73वां जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, और ये जो है 74वां वो शायद 1 जून से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1 जून 1993, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके संबंध में और जानकारी क्या है, तो 73 में संविधान संशोधन के द्वारा ही एक अनुसूची भी ऐड की गई थी दोस्तों। वो अनुसूची कौन सी थी आप लोग बताएंगे। 74 में संविधान संशोधन के द्वारा भी एक अनुसूची ऐड की गई थी, और उन दोनों में विषय कितने कितने दिए गए थे, ठीक है, वो भी आप लोग बताइए मुझे। ये आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? प्रावधान दिया गया है, संविधान के भाग दिए गए हैं। देखिए भाग से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, भाग इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। नागरिकता भाई कौन से भाग में है? तो संघ राज्य क्षेत्र कौन से भाग में है? संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है वो मेरे हिसाब से भाग 8 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो नागरिकता है वो आपके भाग 2 के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसमें क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिकाएँ जो है अभी मैंने बताया भाग 9B के अंतर्गत आती हैं, और निर्वाचन जो है वो भाग 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो नगर पालिकाएँ भाग 9B के अंतर्गत नहीं आती हैं, सॉरी, भाग 9A के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, नगर पालिकाएँ, ध्यान रखना है। और निर्वाचन जो है भाग 15 के अंतर्गत आता है, ठीक। ये देखिए यहाँ दिया गया सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? दोस्तों वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या आता है वो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में दोस्तों, किसके बारे में है? धन विधेयक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 क्या करना है भाई? सही उत्तर देना है, मिलान करना है। तो अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? 40 किससे संबंधित है? 98 और 239 के बारे में पूछा गया। देखिए 40 जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो बी का तो चौथा हो जाएगा। और जो 26 है वो भी आपको पता होगा, 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको आप आसानी से मिला लेंगे। अगर ये दोनों मिला लेंगे तो शायद मिल जाना चाहिए कूट, क्योंकि इतने सरल बनाए जाते हैं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 26 का है, मतलब ए का है थर्ड, तो ए का ये हो गया थर्ड, ए का थर्ड देखिए 3 में दिया गया। उसके बाद बी का है 4, तो बी का 4 ये हो गया, बी का 4 ये हो गया दोस्तों। 2 तो आपने मिला ही लिए, ठीक है, और वो दोनों उसने दे रखा है। असली मुद्दा है सी और डी में से अगर आपको कोई भी पता हो तो देखिए। जो 98 नहीं भी पता होगा आपको, इतना फेमस नहीं है, बट 239 जो है वो फेमस है। वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक अनुच्छेद है 239A, वो दिल्ली से संबंधित है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो दिल्ली क्या है, एक यूटी है, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अनुच्छेद 239 जो है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित होगा, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा? पहला। तो इसका आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला, ठीक है। फिर भी आप लोग जो है यहाँ देख लीजिए, ध्यान रखना। देखिए अनुच्छेद 239 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है भाई। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट से है, ठीक है, ये DPSP से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है? तो भाई गलत देखिए इसमें से पहला है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। देखिए दोस्तों यही गलत है। उच्चतम न्यायालय की गठन की बात करता है अनुच्छेद 124, ठीक है, ना कि अभिलेख न्यायालय की, तो ये पहला ही गलत हो गया। दूसरा भी पढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति एकदम सही है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जब भी चाहे तब भी सलाह ले सकते हैं, और अभी हाल ही में ली भी थी, ठीक है, किसी एक मुद्दे पर। और अनुच्छेद 132 के अंतर्गत क्या है? उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है, ये भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद 136 के अंतर्गत क्या है? उच्चतम न्यायालय के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये पहला जो है गलत है। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक। अपने अवमानना के लिए वो है दंड भी दे सकता है, ठीक है, और ये शक्ति उसको प्राप्त है। चलिए ये ध्यान रखना, मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्या दिया गया भाई? अगेन संविधान के भाग दिए गए हैं, और जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करने के बारे में पूछा गया है। तो भाग जो है मिलान करिए। आपात उपबंध जो है भाग 18 में दिए गए दोस्तों।
राजभाषा भाग 17 में दी गई है। कुछ वर्गों से विशेष उपबंध जो है भाग 16 के अंतर्गत आते हैं और निर्वाचन भाग 15 में है। तो 15, 16, 17, 18 के साथ जो है मिलान करिए। तो 15, 16, 17, 18 का है 15 और ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये 18, मतलब ये क्रम से दिए गए हैं, ठीक है। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये देखिए आप डी है, मतलब ए का तीसरा, अर्थात ये भाग, सॉरी ये क्या है यार, अच्छा मैं गलत देख रहा हूँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये है ना। तो भाग ये हो गया 15, ये 16, ये 17 और ये 18, ठीक है, सारे सही है, ठीक। बी है ये, देखो उल्टा, 4, 3, 2, 1, ठीक। अगला क्वेश्चन, अनुसूचियाँ दी गई हैं और आपको जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है। अनुसूचियाँ वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं दोस्तों, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी? 8 थी। 4 कौन कौन सी ऐड की गई हैं? नहीं, तो सबसे पहली जो अनुसूची ऐड की गई थी वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, वो जो है पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी, ठीक है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था दोस्तों? लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, ठीक है, अर्थात भूमि सुधार से संबंधित था ये, ठीक। उसके बाद कौन सी अनुसूची ऐड की गई है? उसके बाद नवी अनुसूची ऐड की गई है, ठीक है। इसके द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड की गई थी? सॉरी, मैं गलत बता दिया। फर्स्ट संविधान संशोधन जो है 1951 में ही हुआ था, बट इसके द्वारा जो है संविधान की 9वीं अनुसूची ही ऐड की गई थी, ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची ऐड की गई है और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी 1985 में, ठीक है। और इसके द्वारा प्रावधान क्या किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा प्रावधान किया गया था दल बदल का, ठीक है। जो दल बदल अधिनियम आया था उसी का प्रावधान किया गया था, उसको जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई हैं। और इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय ऐड किए गए थे जो कि पंचायतों से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषय ऐड किए गए थे जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची ऐड की गई दोस्तों, वो लागू कब से हुई थी? अर्थात जो 73वां संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो 24 अप्रैल, ठीक है, 1973 से लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था? क्योंकि 24 अप्रैल को ही हम पंचायत दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और यहाँ ये जो है 1 जून से स्टार्ट हुई थी, 1 जून 1993, ठीक है, ध्यान रखना है 1 जून 1993, ये 1973 नहीं, मैंने गलत बता दिया, 1993 से लागू हुई थी। 24 अप्रैल 1993 से 73वीं संविधान जो है संशोधन लागू हुआ था, और 74वां 1 जून 1993 से। ये ध्यान रखना है, आपका पूरा रिवीजन हो गया ये, ठीक है। तो देखते हैं भाई, 7वीं अनुसूची और 8वीं, 9वीं, 10वीं के बारे में दिया गया। तो भाषाएं कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। दल बदल अभी बताया मैंने, भाग 10वीं अनुसूची। तो डी का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो डी का दूसरा यहाँ दिया गया दोस्तों, आंसर एकदम टिक कर दीजिए आप, डी, ठीक है। आप यहाँ से मिला भी सकते हैं। 7वीं अनुसूची जो है संघ राज्य समवर्ती सूची के बारे में दी गई है, ठीक है। तीनों सूचियों के बारे में बात करती है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। भाषाएं जो है भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, और भाषाओं के लिए अनुच्छेद कितने से कितने हैं? 343 से 351 तक, ठीक है। उसके बाद 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण करती है, ठीक। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल परिवर्तन के लिए आपको अमान्य घोषित करती है, इसीलिए दल बदल परिवर्तन अधिनियम लेके आया गया था, ठीक है। ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो भाई देखिए, 6वीं अनुसूची में 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, नागालैंड हटाओ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड हटाओ, ये है, ठीक है। डी आंसर है आपका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, टिक, संबंधित है। अच्छा, अगर ये पूछा है 6वीं अनुसूची, अगर 5वीं अनुसूची पूछता तब, तो 5वीं अनुसूची में वो राज्य आएंगे जो इसमें जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर क्या हो, SC ST के क्षेत्र जो है शामिल हो, ठीक है, वो आएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है अपने अपने अलग कानून बना सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब जो है नया टॉपिक स्टार्ट होता है, उद्देशिका, या इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना, इसको आप पूरा याद कर लीजिए। अगर आपको पूरा याद है, यहाँ से क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो जो संशोधन पूछा गया है वो संशोधन हुआ था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1976 में, ठीक है। इसके द्वारा 3 शब्द ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये देखिए वही है, लाया गया, इसमें लिखा गया है, आंसर क्या है, सी है। इसमें लिखा है कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कहाँ, संविधान सभा में, और संविधान सभा ने इसको एडॉप्ट कब किया था, इसको लागू किया था 22 जनवरी 1947 को, इसको स्वीकृत किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं व्याख्या। ये देखिए, ये लिखा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए इसके आगे और भी देखिए, ये पढ़ लीजिए। इस निष्कर्ष के समर्थन में उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक। मतलब जब उद्देशिका जो है वो रेफरेंस के तौर पे ली जाती है, जब भी जजेस जो है अपना कोई निर्णय सुनाते हैं वो, ठीक है, अगर उसे इससे रिलेटेड है तब। अगला क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में कौन से संविधान संशोधन जोड़ा गया है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा जो है वैसे तो दोस्तों ये कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है इसको, ठीक है दोस्तों। और लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो माना था उद्देशिका को, ठीक है। चूँकि हम उद्देशिका पढ़ रहे हैं तो उद्देशिका इसका आंसर जो है दिया गया, तो पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और KM मुंशी ने इसको कहा है राजनीतिक जन्मपत्री, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये किसने कहा है, सुभाष कश्यप ने कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। ये देखिए इसमें लिखा है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर जो है प्रियम्बल को माना है। हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो संविधान की आत्मा ये भी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो देखिए भाई, उनकी व्याख्या की गई है, किस रूप में की गई है उनकी व्याख्या, मूल अधिकारों के अध्याय में की गई है, गलत। DPSP में की गई है, गलत। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के अधिकार में, इसमें तीनों में की गई है। जो प्रस्तावना है दोस्तों, उस प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सार नजर आएगा, किसका किसका, मूल अधिकारों को सार नजर आएगा, DPSP का सार नजर आएगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपको उसमें जो है सार नजर आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। बोलता है ना, फ्रेटर्निटी, एसरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। तो भाई जस्टिस पूछा गया है, तो जस्टिस जो है 3 चीज़ों के लिए उसमें बोला गया है, ठीक है। तो जस्टिस जो है आपको सोशली दिया जाएगा, उसमें ऐसा बोला गया है। फिर जो है आपको इकोनॉमिकली दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आपको पॉलिटिकल रूप से भी न्याय प्रदान करने की बात कही गई है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कहाँ दिया गया है, ये है, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना आपको याद ही कर लेनी है पूरी, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो भाई सही क्रम पूछा गया है, क्रम पूछा जाएगा, भाग उसमें जो है कौन कौन से न्याय की बात की गई है, ठीक है ना, या कभी कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ये पूछ लिया जाएगा। आपको प्रस्तावना याद ही कर लेनी है अच्छे से, क्वेश्चन बनेगा तो आपकी गलत नहीं होंगे वहाँ से। तो क्रम भाई जब भी पूछा जाएगा तो इसके लिए आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। देखिए भाई क्रम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to, है ना, ऐसे ही करके आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा।
शासन प्रणाली पे आ जाते हैं भाई। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो नेता हैं वो कहाँ जाके वोट मांगते हैं? जनता के बीच में जाके। आंसर क्या आ जाएगा इसका? जनता। ठीक है, ये देखिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है कहाँ से? आरंभ होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्दों के साथ ही जो है भारत का संविधान शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक कथन इससे संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये तो भाई कथन है संबंधित किससे? गणतंत्रीय अवधारणा से। पूछा गया कि कौन सा नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी ठीक है भाई, निर्वाचित होना चाहिए वो। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में नहीं, तो राजा आ गया दोस्तों। ठीक है, गलत हो जाएगा कथन। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी सही है, अर्थात ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए, इतना कठिन प्रश्न। बाघ है। ठीक है, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ओ माय गॉड, इतना कठिन। मोर है। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये कठिन हो सकता है आपके लिए, पाहो क्रिस्टेसस। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अगेन मोर है। ठीक है, और संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? दोस्तों राज्यों के गठन से संबंधित प्रश्न है ये, और राज्यों का गठन किस क्रम में हुआ है आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है सभी के लिए। ठीक है, तो 1948 में किस राज्य का गठन हुआ है दोस्तों? इसमें देखिए स्टार लगा है, अर्थात ये विवादित प्रश्न है। ठीक है, किस राज्य का गठन हुआ? तो 1948 में। इसको पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या लिखा है कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोविंस थे 1950 से पहले, जब संविधान लागू हुआ उससे पहले ये सभी प्रोविंस थे। स्टेट का दर्जा कब मिला? 1950, 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल का 26 जनवरी 1950, असम भी 26 जनवरी 1950, पंजाब भी 26 जनवरी 1950, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में बना था, मतलब उसको स्टेट का दर्जा दिया गया। तो आपको एक सूची याद कर लेनी है भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जितने भी जो है राज्य बने हैं क्रम से। ठीक है, उनको अब जैसे जो पुनर्गठन जब हुआ था तो आपको 1956 से ही दोस्तों ये स्टार्ट हो गया था ये प्रक्रिया। सबसे पहले जो राज्य बना था अलग होके, वो था महाराष्ट्र से जो है, मतलब जो गुजरात है वो बना था सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए बम्बई पुनर्गठन अधिनियम लेके आया गया था 1960 में। ठीक है, तो 1960 में सबसे पहला जो राज्य बना था वो कौन सा था? अलग होकर बना था, वो था गुजरात। ठीक है, ऐसे ही करके 1965 में एक राज्य बना था। ठीक है, नागालैंड राज्य अधिनियम के द्वारा वो नागालैंड था, असम से इसे अलग किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार 1966 में हरियाणा बना था। ठीक है, 1970 में हिमाचल प्रदेश बना था, हिमाचल बना नहीं था, हिमाचल प्रदेश को ये जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये इसमें लिखा ही गया है, 70 मान लीजिए, 71 मान लीजिए। ठीक है, एक्चुअली 1970 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 1970 में हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। हाँ ठीक है यार, ये 1971 क्यों दिखा रहा है, इसको भाई एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, और इसके बाद अगर हम और देखें तो 1971 में आपको जो है 3 राज्य बने थे नॉर्थ ईस्ट में। तो वो 3 राज्य कौन कौन से थे उनके भी आपको नाम याद रखने हैं। मुझे एक्चुअली अभी याद तो नहीं आ रहे हैं। एक तो मेघालय था, ठीक है, और एक मणिपुर था, और एक और राज्य था कोई। ठीक है, और एक राज्य कौन था? अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, एक राज्य था दोस्तों त्रिपुरा। ये 3 राज्य जो है बने थे 1971 में। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट राज्य है उसका नाम भी बता देते हैं, सिक्किम। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सिक्किम को लेकर। सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ, कब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये सब पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो देखिए सिक्किम को भारत में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और ये आया था 1974 में। ठीक है, तब सिक्किम को भारत में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 36वां अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके थ्रू ये आया था 1975 में। ठीक है, ये दोनों तिथियां मतलब ये याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन था और क्या क्या हुआ। इसके थ्रू हुआ है सहयोगी राज्य। ठीक है, सहयोगी राज्य का दर्जा मिला इसको, और इसके साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा हुआ मिला है इसको। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है सिक्किम के लिए, याद रखना। ठीक है,
और फिर इसके बाद वह धीरे धीरे जो है राज्यों को अलग किया गया है। ऐसे ही मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ तो सन 2000, ठीक है, 2000 में 3 बड़ी घटनाएं घटी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो जो है एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, और उसके बाद यूपी से यूपी, हाँ ठीक है मैं सही बोल रहा हूँ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है, यूके। और उसके बाद बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था दोस्तों? बिहार से हुआ था झारखंड, ठीक है। ये तीनों जो है 2000 में बने थे, ठीक। और फिर लेटेस्ट कौन सा बना था? 2014 में बना था दोस्तों। ये था 2 जून 2014 को। क्या था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? तेलंगाना। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये सारे के सारे मैंने अभी बता दिए। और भी लेटेस्ट अभी जो 2019 में भी तो बना है, 2019 में जो है यूटी बनी है हमारी, और दोनों जो है जम्मू कश्मीर राज्य का और लद्दाख, ठीक है, वो जो है यूटी बनी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से अधिनियम द्वारा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। तो ये आपका मैंने रिवीजन करा दिया है। इससे सारे के सारे जो है आपके राज्यों का किस तरह जो है गठित हुए थे उनका जो है पूछ लिया जाता कभी। ये देखिए अगला क्वेश्चन आरोही क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अब बढ़ता हुआ क्रम आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया आपको सारे के सारे। तो सबसे पहले कौन सा बना? सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये इसमें दिया गया, देखिए नागालैंड 1963 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में। ये मैंने अभी बताया था। सिक्किम 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, मैं गलत बोल दिया, गलत ये बोला है कि 35वां जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो 1974 में हुआ था, ठीक है। और जो 36वां हुआ था वो हुआ था 1975 में, ठीक है। और इसके द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, राज्य और अस्तित्व आने का वर्ष। तो भाई देखिए सिक्किम अभी मैंने बताया 1975, ठीक है। उसके बाद झारखंड, बिहार से झारखंड अभी मैंने बताया 2000, ठीक है। और तेलंगाना अभी मैंने बताया वेरी सिंपल 2014, बचा हुआ 1962 में। ये सारे सही हो जाएंगे आपके, ठीक। ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट सूची है, यहाँ दिया गया है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर नहीं दिया गया है, ये क्या लिखा है इसमें यार, स्टार क्यों लगा है? नागालैंड 1963 में आया, और इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? 1962 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको आप गलत मानिए, ठीक। क्यों मानेंगे? वो इसलिए मानेंगे क्योंकि 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत आया था, अर्थात नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 आया था। उसके एवज में राज्य 1963 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसलिए आप गलत मानिए। राज्य जो है 1962 में अस्तित्व में नहीं आया है। राज्य जो है 1962 के अंतर्गत अस्तित्व में नहीं आया है, 1962 के अंतर्गत एक्ट आया है। राज्य जो है अस्तित्व में आया 1963 में, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये त्रुटि है भाई प्रश्न में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 1956 में ही एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु, 56 दिन की ही उन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी। और उसके बाद, माफ़ करना मैं हंस रहा हूँ, ये बहुत ही दुखद बात है, 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो मैं बता रहा था कि पोट्टी श्री रामुलु जो है उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल किया था, भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, और उनकी मांग सुनी नहीं जा रही थी, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसी आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बनाया गया था। किस आधार पर? भाषाई आधार पर, ठीक है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन भाई अगेन 1956 में किया गया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया भाई? अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश का, ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें आरक्षित हैं। इसका भाई एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 81 के आधार पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के आधार पर एवं 31वें संविधान संशोधन 1973 के आधार पर गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित, जब भी संशोधित हुआ हो तो 1987 में हुआ था, के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य, ठीक है। और
राज्यों के निर्वाचन से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये मतलब वही है। अब आ गया समझ में ये क्या पूछ रहा है, अभी तक मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था। ये कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो जाहिर सी बात है भाई 20 सीटें आरक्षित हैं। 530 जो है वो राज्यों से चुने जाते हैं और 20 जो है कहाँ से चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। पहले ये संख्या थी 532, अगर आपको याद हो ये संख्या कितनी थी, 530 की जगह 532। दो कहाँ गायब हो गए, दो गायब हो गए हैं 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है एक अमेंडमेंट लाया गया, और ये दो जो है एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन, ठीक है। और ये कहाँ बैठते थे, ये संसद में भी बैठते थे और ये विधानमंडल में भी बैठते थे, ठीक। तो इनके लिए ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, ठीक है। तो अब कितने बचे, 530, ध्यान रखना। वही दिखा गया है, ये देखिए 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय अर्थात एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रतिनिधित्व करते थे सदस्य, उनको नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार लोकसभा की कुल संख्या 530 + 20 हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा की सीटों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जो है भाई छोड़ना नहीं है, ये पूछ सकते हैं वो लोग परीक्षा में। तो दिल्ली के लिए कितनी है दोस्तों, 7 है, ठीक है ना। दिल्ली के लिए कितना है, दिल्ली के लिए 7 है, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल है 19, दिल्ली के लिए 7, अंडमान निकोबार के लिए 1, चंडीगढ़ के लिए 1, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के लिए 2, लक्षद्वीप के लिए 1, जम्मू कश्मीर के लिए 5, लद्दाख के लिए 1 और पांडिचेरी के लिए 1, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना है इसको। जबकि राज्यसभा में यह संख्या कितनी है, 8 है। तो राज्यसभा के लिए आपको याद रखना है, ये लोकसभा के लिए थी। तो राज्यसभा में दिल्ली के लिए 3 और पांडिचेरी के लिए 1, जम्मू कश्मीर के लिए 4, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी शॉट ले लो, याद रखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं दोस्तों, ठीक है। और 28 राज्य हैं, और पहले क्या था, ये 7 संघीय प्रदेश थे, तेलंगाना के राज्य के अलावा ये इतनी संख्या हो गई, ठीक है, 29। फिर जम्मू कश्मीर वाला आया था पुनर्गठन अधिनियम, तो फिर 2019 में कितने हो गए, 28 हो गई है, और वर्तमान में 8 जो है संघ शासित प्रदेश है। तो राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और जो संघ शासित प्रदेश है उनकी संख्या 8 है, ध्यान रखना। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया है, उसके लिए कर्नाटक आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के अंतर्गत है, मतलब किन राज्यों के बीच में। तो कावेरी जल विवाद जो है दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ विवाद है। हालांकि ये केरल भी उसकी जद में आता है, ठीक है। और केरल जब मतलब कर्नाटक जब तमिलनाडु जब आ जाएगा तो पांडिचेरी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ ही लगा हुआ है ये, ठीक क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना है आपको। कावेरी जल विवाद 2003 के आसपास था, मतलब अभी भी विवाद चल रहा था काफ़ी पहले, अब जाके लगभग समाप्त हुआ है, तो पुराना क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। दोस्तों संसद को प्राप्त है। अगर राज्य को संघ में सम्मिलित करना है अथवा नए राज्यों की स्थापना करना है, ठीक है, इस सब की जो है ताकत संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, ठीक है, और किसी के पास नहीं है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है इससे संबंधित। अनुच्छेद 2 के तहत भारत में नए राज्यों का प्रवेश होगा दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हुई अनुच्छेद 2 के तहत, और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी भारतीय संसद में निहित है। ऐसा अगर किया जाता है तो यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। तो नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। अरे भाई इतना कठिन क्वेश्चन, भाग 2 के अंतर्गत है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आएंगे ये। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये कब पारित हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 11 दिसंबर 2019 को, ठीक। काफ़ी इस पर विवाद चला था 2019 के आसपास, शाहीन बाग वाला मामला अगर आपको याद हो तो। खैर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ था और लोकसभा से पारित हुआ था, लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ था और उसी तिथि को लोकसभा से पारित हो गया था।
11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी। तो तिथियाँ क्या है? 9, 10, 11, 12, बस याद रखिए, ठीक है। लागू कब हुआ था दोस्तों? 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात 9 को आया था लोकसभा में, 11 राज्यसभा में, 12 जो है राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, ये 2019 की बात चल रही है, और 10 जनवरी 2020 में ये लागू हो गया था, ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। मूल अधिकार, अगला टॉपिक है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार, अब मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24 करता है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है बाल शोषण से संबंधित हैं, तो ये जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये देखिए अनुच्छेद 19 क्या है भाई? बोलने की स्वतंत्रता अर्थात वाक स्वातंत्र्य, और भी विषय है उसमें, अनुच्छेद 1, 2, 3 है ना, ऐसे करके ABCD है ना। और उसमें एक जो है अनुच्छेद गायब है, अनुच्छेद कौन सा गायब है उसमें? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है, वो जो है संपत्ति से संबंधित है, उसको जो है मूल अधिकार से निकाल कर किसी और भाग में डाल दिया है, किसी और अनुच्छेद के अंतर्गत डाल दिया है, वो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आप बताइए, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है, और अनुच्छेद जो 23 है भारत के दुर्व्यापार और बलात्संग पर जो है रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में, कारखाना ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे 23 और 24 में, तो जब भी अनुच्छेद 24 आ जाए तो कारखाने वर्ड से याद रखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। और ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक वर्ड है, उसको याद रखिए, मानव के दुर्व्यापार, ये जो है अनुच्छेद 23 में आएगा। और बलात्श्रम का भी प्रतिषेध करता ही है, ठीक है। बलात्श्रम दोनों, मतलब यहाँ पर भी बालक के द्वारा आप जो है काम नहीं करा सकते हैं, और यहाँ पर भी बालक के द्वारा नहीं करा सकते हैं। हालांकि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को काम करने की आज़ादी नहीं है, मतलब उसको जो है आप नियोजित नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस को VR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 दोस्तों, एकदम आँख बंद करके लगा दीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है उन्होंने, बोला गया, ये देखिए, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, उन्होंने ये भी बोला है, ठीक है। तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा, यह संविधान की आत्मा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यह है, यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान सामान्यतः संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन अगर किसी विशेष जो है उसमें पूछा जाए, पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मतलब अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लिया जाए तो आप ध्यान रखिए अनुच्छेद 32 को जो है बोला गया है क्या? संविधान की आत्मा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? देखिए मैं अभी पूछ रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भाई लोप किया गया है? संविधान का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम, नहीं, गलत, ठीक है। संविधान का 42वां संविधान संशोधन, गलत। संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 के अंतर्गत हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इसके अंतर्गत हुआ क्या था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, और इसको आप बताएंगे क्या कमेंट में लिख के, मैं भी बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी यहाँ बताया गया है कि जो NCERT नई NCERT है उसके अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। भाई गजब है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आप, अगर कहीं आपको क्लेम करना पड़ गया क्वेश्चन तो, ठीक है। हालांकि ये संवैधानिक अधिकार जो है, चलो होगा भाई, ठीक है, वैसे ये विधिक अधिकार है, ठीक है, ये याद रखना है। मुझे सर ने भी बताया था ये विधिक अधिकार है, ये पता नहीं NCERT ने ये संवैधानिक अधिकार क्यों इसको जो है मेंशन किया है, खैर छोड़िए। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा? अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके बाद ये क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एकदम आपको याद होना चाहिए ऊपर से पूरा, जो है जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, सारे याद होने चाहिए आपको, 13 से लेके 32 तक, इसी के बीच में आते हैं ना,
तो आपको पूरे के पूरे मुंह जबानी रटे होने चाहिए एकदम से, ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई, ठीक है। तो अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17 के द्वारा की गई है। क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए सिंपल क्वेश्चन 2017 में आई थी। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, ठीक है। स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन हमें मालूम है कि अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो प्रेस उसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है। 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्ण एवं निरायुध, अर्थात आप जो है शस्त्र रहित सम्मेलन करने की जो है अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1)(b) में दिया गया है। 19(1) अब ये आ बा सा दा करके दिया है दोस्तों। संघ बनाने जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता भी इसमें दिया गया है, और राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आवाज संचरण की स्वतंत्रता दिया गया है। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। यार हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अनुच्छेद 19 एक बार आप लोग देख लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 अभी हम लोगों ने देखा। कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। तो इसमें लिखा गया इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से या स्पष्टता मूल अधिकारों में नहीं किया गया, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा अर्थात अपने किसी भी जजमेंट में उन्होंने ये बोला है, क्या बोला है कि इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है, ठीक है। विशेषतः अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंतर इन चारों अधिकारों को विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। ये उनके जो है बात दिए गए हैं। पुट्टास्वामी केस में भी इन्होंने कुछ बोला है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, ठीक। ये और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे पर्यावरण का अधिकार आ जाएगा, शीघ्र विचार का अधिकार आ जाएगा, ठीक है। लीगल जो हेल्प चाहिए वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार चाहिए आपको, ठीक है, मतलब जो एकदम से बिल्कुल अलग नहीं आपको डाल सकते हैं। पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। और अभिरक्षा के में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है। पीना योग्य शुद्ध जल चाहिए आपको, उसका भी अधिकार है। हालांकि ये अधिकार बहुत ही मुश्किल है भाई मिलना, क्योंकि इन समय से बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। अच्छी सड़कों का अधिकार, चले जाइए आप किसी गांव में, ठीक है, अब तो बनने लगे हैं, लेकिन पहले तो सब खड़ंजा बोलते थे, ठीक है। प्रतिष्ठा का अधिकार, उसके बाद एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ठीक, ये भी अधिकार है। एक्सीडेंट होने पर आप पड़े रहेंगे, बेशक कोई पूछने नहीं आएगा, बट अधिकार तो है भाई आपके पास, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ठीक है भाई, अधिकार है, ये पढ़ लिया आपने, बस आगे बढ़ते हैं। कथनों में कौन से कथन गलत हैं? पहला कथन, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। एकदम सही दोस्तों, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, भाई है, लेकिन मृत्यु का अधिकार जो है पैसिव मृत्यु अगर है आपकी, ठीक है, अगर आप पैसिव मृत्यु चाहते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु चाहते हैं, ठीक है, निष्क्रिय, तो वो तो है, लेकिन इस पर थोड़ा डाउट है, अभी देखते हैं। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। यार कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, डी तो एकदम मुश्किल है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। और मृत्यु का अधिकार जो है शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है दोस्तों, हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जब आपातकाल वगैरह आए थे ना, उस समय हटाया जा सकता है। अर्थात डी सही है, लेकिन ये मुझे डाउट लग रहा है। और बी अगर डाउटफुल है तो बी आंसर बी होना चाहिए इसका, ठीक है, बी हटा के। तो देखते हैं, आंसर ए है दोस्तों, ठीक है। मेरा ये गलत हो गया क्वेश्चन। और पूछा क्या गया है, कौन से कथन गलत हैं? तो कथन जो है गलत कौन कौन से हैं? तो बी, सी और डी हैं दोस्तों, ठीक है। तो अर्थात ये तो गलत है ही। एक पूर्ण संघीय संविधान, ये भी गलत है। मैं कैसे इसको यार सही कर दिया जल्दबाजी में। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये पूर्ण संविधान जो है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है भाई। अगर पूर्ण संघीय संविधान है तो फिर ये राज्य सूची संवर्धित सूची क्या कर रहे हैं, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अर्थात ये सारे के सारे गलत कथन है और ये सही है, ठीक है। व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि चीज़ें ली गई हैं।
मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद संघीय के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं इसमें, ठीक है, ठीक। और प्रोफेसर केसी बियर के अनुसार भारत का संविधान क्या है, क्वासी फेडरल है। इसको इम्पोर्टेंट मानिए, ये कथन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्राविधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। किस्मत भारती केस 24 अप्रैल 1973, दोस्तों ध्यान रखना है। और क्या बोला है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन चाहिए, ठीक है, और सामंजस्य बनाना है। ये किस जो है उसमें कहा था, बाद में ये कहा था मिनर्वा मिल्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। हाँ, तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा है, ये देखो 2023 में आया और मैंने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है, धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार एकदम सही है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, और क्या है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है, लेकिन ये दोस्तों मतलब ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करा सकते हैं आप, जो है धार्मिक निकाय जो है इन्फ्लुएंस करके नहीं कर सकते हैं किसी को ज़बरदस्ती। आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर वो अपनी इच्छा से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आंसर इसका 1, 2, 3, ठीक है, सही कोटा में चलना था, अर्थात धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये गलत है, ठीक है। धार्मिक निकाय जो लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, उनको जो है ये अधिकार नहीं दिया गया, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा गया धार्मिक निकाय द्वारा धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है, पढ़ लीजिए आपने इसको। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द जो है निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के समान वेतन, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद शब्द जो है किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये अनुच्छेद 14 और 16 है। 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और 14 क्या है, 14 जो है समानता की बात करता है ना, आई थिंक, हाँ समानता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 आपको ध्यान रखना भाई, यहाँ दिया गया होगा व्याख्या। 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने के लिए पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो है 39 घ समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ आता है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, डीपीएसपी में शामिल है। डीपीएस पढ़ेंगे आप तो वहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन की समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अनुच्छेद 39 घ क्या है, तो फिर मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं देख लूँ। हाँ, तो ये आएगा दोस्तों, ये जो घा है इसकी जगह आप करिए, मतलब अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे मैं तो यार इंग्लिश में याद कर पाता हूँ, हिंदी में मुश्किल हो जाता है। तो आर्टिकल 39 और डी, ठीक है, ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है, ठीक। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। कितने से कितने हैं, 36 से 51 के बीच में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये जो है कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है ना। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। और इनका उद्देश्य क्या रहता है, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना इनका उद्देश्य है, ये भी ध्यान रखना है। और रिवीजन कराता हूँ आपका, ये अगर पूछा जाए कि जो डीपीएसपी हैं ये अपनी मूल प्रवृत्ति में कैसे हैं, तो ये मूल प्रवृत्ति में जो है सकारात्मक है। क्यों, क्योंकि ये जो है राज्यों को संदेश देते हैं कि हमें पढ़ करके आप अच्छे कानून बनाएं, ठीक है। मतलब ये राज्यों को निर्देश देते हुए नजर आते हैं, ठीक है। वहीं फंडामेंटल अगर राइट पूछे जाए, फंडामेंटल राइट, तो वो नेगेटिव प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, क्योंकि वो जो है वहाँ पर राज्यों को ये बताया गया है कि उन्हें क्या नहीं करना है, ठीक है।
जबकि यहाँ बताया गया कि क्या करना है, इसलिए ये पॉजिटिव संदेश दर्शाते हैं और वो जो है नेगेटिव संदेश दर्शाते हैं। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण है। ये दोस्तों ये है, ये कौन आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल दोस्तों आपका बी, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। इसी के अंतर्गत जो है डबल जीओपार्डी की मनाही भी होती है, अर्थात 2 बार जो है आप किसी को एक ही कृत्य के लिए 2 बार दंड नहीं दे सकते हैं। ये भी इसी के अंतर्गत आता है, मतलब अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा। हाँ, तो वही कह ही रहा है, एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक, और ये जो है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में है। ठीक है, 21-19 आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 17 एकदम सही सम्मिलित है, अस्पृश्यता का अंत करता है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात अनुच्छेद 23 करता है। ठीक है, ये गलत है। अनुच्छेद 23-24 जो है वो बाल अधिकार, जो बाल अधिकार हैं बेसिकली उनके जो है उनको शोषण से बचाता है। ठीक है, अगला धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में ही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में एकदम सही है। ठीक है, ये गलत है। अर्थात गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, निरोध के विरुद्ध जो आपको संरक्षण प्राप्त हुआ है वो अनुच्छेद 22 में प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद से कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद से सन 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, और ये किसके परिप्रेक्ष्य में है? अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक, श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि पुनर्वास की व्यवस्था करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक मूल अधिकार भी है। ठीक है, और एक ऐसा विधिक अधिकार भी है, क्योंकि इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया था। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? एक लीगल राइट भी हो जाएगा। और सूचना पाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 16 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वो कौन कौन से हैं? अरे यार बहुत सिंपल है। तो वो 5 अनुच्छेद हो गए 14 से 18। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, ये है। उसके बाद यह दिया गया। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ कहाँ है? 14 से 18 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के अंतर्गत है। ठीक है, अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है ना, उद्देश्य नहीं पूछा है, ये कहा गया है। ठीक है, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है दोस्तों, तो ये क्या है? गलत है, तो इसका उद्देश्य यही नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य है और ये भी उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में भाई क्या है? 36 से 51 तक DPSP दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। ठीक है, और ये राज्य को निर्देश देते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। एकदम सही बात है भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो चीज़ें DPSP में दी हैं उनको लेके आप कोर्ट पहुंच जाएं और कोर्ट में कहें कि राज्यों के लिए ये निर्देश दिया गया है और उन्होंने अभी तक इनको पूरा नहीं किया है, तो ये जो है नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं आप, इनको करवा सकते हैं। तो ये एकदम कथन सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हुआ। कर्तव्य जरूर है भाई, ड्यूटी है, अब वो लागू करे ना करे वो राज्य की मर्जी है। ठीक है, ये भी कथन ठीक है। तो क्या करना है? सही कूट का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी है। ठीक, तो लिखा है भाग 4 के अंदर 36 से 51 के तक जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं आप इसको। फिर भी
इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में क्या है, मूलभूत हैं, अर्थात देश के शासन को चलाने के लिए इनके अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समय समय पर सरकारों ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया है, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ है, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। एक बार हुआ था 1980 में और एक बार हुआ था 1969 में। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मनरेगा आया जो आपका 2009 के आसपास, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना, ये भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये 39D के अंतर्गत आता है दोस्तों। और ये है क्या, संविधान में सुनिश्चित किया गया है, क्या ये संविधान में एक DPSP है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 39D, घाप पढ़ लीजिए, 39D पढ़ लीजिए। और संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित भी किया था। ठीक, 1976 में, 2000 क्यों आ रहा है माइंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा है, ये कौन सा था, थर्ड। ठीक है, ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, विषय। संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं दूसरी तरफ और दिया गया है विषय। तो अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, भाई सही है। अनुच्छेद 41 क्या है, काम करने का अधिकार नहीं पता। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता, ये तो एकदम सही दिया गया है, ये भी ठीक दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं क्या है, पशुपालन का गठन करने से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो अनुच्छेद 41 भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, अर्थात इसका आंसर जो है 1 2 3 4 होना चाहिए दोस्तों। 1 2 3 4, ये है आंसर, एकदम सही है। ठीक है, सुविधाएं कैसे हैं, 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता करने का अधिकार, 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो मनरेगा जो कार्यक्रम है उसको कौन सा अनुच्छेद लागू करने के लिए लाया गया है, तो ये जो है अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप समझिए कि अनुच्छेद 43 का मर्म क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि मनरेगा कार्यक्रम क्यों चालू किया गया था। तो अनुच्छेद 43 दोस्तों कहता है कि जो मजदूरी है ठीक है, उसको मतलब मजदूरों के लिए एक निर्बाध मजदूरी का निर्माण करना जो है राज्य की जिम्मेदारी होगी। सॉरी, ये अनुच्छेद 43 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि मजदूरों के लिए एक निर्बाध मजदूरी की व्यवस्था की जाएगी, मतलब उनके जीवन यापन के लिए मजदूरी उनको दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी हद तक मतलब जो ज़्यादा गरीब है उनके लिए जो है ऐसी व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कहा गया है। एक अनुच्छेद 43A भी है। अनुच्छेद 43A कुटीर उद्योगों के विकास की बात करता है। ठीक है ना, और आई थिंक 43A नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, 43A के अंदर कुटीर उद्योग नहीं, वो माफ़ करिएगा, कुटीर उद्योग इसी के अंतर्गत है। ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास अगर पूछा जाए तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो वो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही किया गया है, इसको ध्यान रखना। हाँ, अनुच्छेद 43A ये जो है इसके अंतर्गत उद्योग में मजदूरों को भागीदार बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, भागीदार बनाना, ये अनुच्छेद 43A के अंतर्गत कहा गया है। और ये अनुच्छेद 43A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार एक अनुच्छेद 43B है। ठीक है, अनुच्छेद 43B जो है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं, ठीक, इनको जो है हमें उन्नत करना है, अर्थात इनकी जो है हमें अच्छी व्यवस्था करनी है, इनकी उन्नति करना है। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 43B से, मतलब अनुच्छेद 43B सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। और अनुच्छेद 43B को 22वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, 42 के द्वारा कौन सा ऐड किया गया था, 43A। ठीक,
आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है भाग चौथा और नीति निषेध तत्व। अनुच्छेद 43 में कहा गया है, क्या कहा गया है अनुच्छेद 43 में, ये देखो कहा गया है, ये इसकी व्याख्या है। विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग या किसी अन्य प्रकार से सभी कर्मकारों को काम, और ये देखो मैंने वर्ड जो बोला था ना, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी का जो बोला गया है वो अनुच्छेद 43 में ही बोला गया, इसी में ही। जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने की काम की दशाएं करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, मनरेगा में होता क्या है दोस्तों, मनरेगा क्या है, मनरेगा एक वो योजना है जिसमें जो है एक स्वैच्छिक मजदूरी करने की व्यवस्था है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जो है काम दिया जाएगा और उस काम के आधार पर आपको मेहनताना दिया जाएगा। ठीक, गाँव में ये जो है काफ़ी कारगर योजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो मद्य निषेध, गौ संरक्षण, ये भी बोला गया है गांधी जी के द्वारा, गौ संरक्षण भी बोला गया है, 15 वर्ष पर्यावरण संरक्षण भी बोला गया है, और उसके बाद 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो है आई थिंक ये मुश्किल मुझे लग रहा है। ठीक है, डी वाला, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ देखिए, इसका आंसर डी है। ठीक है, ये निःशुल्क तत्व के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। ये जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है ये किया गया अनुच्छेद 45 के तहत था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में नहीं हुआ है दोस्तों, 2003 में हुआ आई थिंक। ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही हुआ है, माफ़ कर लिया। और इसको जो है अनुच्छेद का के तहत अभी मूल अधिकार बन गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो है 86वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया है, 21A में पहुँचा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत इसको शामिल कर दिया गया है। लेकिन ये पहले कहाँ था, पहले था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता था ये। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, यही कहा गया है इसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? भाई संविधान में बाद में कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, ये कह रहा है। तो जोड़ा गया है वो है आपकी फ्री लीगल एड। ठीक है, जो मुफ्त कानूनी सलाह है वो जोड़ा गया। ठीक, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है भाई? तो ये जोड़ा गया है 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ध्यान रखना है इसको, ये आपके मूल संविधान में था, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। गौवध निषेध, ये जो है गांधी जी द्वारा कहा गया था, मतलब गांधीवादी सिद्धांत है ये। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो है दुधारू पशुओं के वध के निषेध का बात करता है, तो अनुच्छेद 48 आ जाएगा दोस्तों ये। और अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये भी अनुच्छेद 44 में पहले से मौजूद था। ऐड किसको किया गया है? फ्री लीगल एड को ऐड किया गया। ठीक है, फ्री लीगल एड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ दिए गए हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। अब हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, मूल कर्तव्य स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है एक बार जो DPSP है, ठीक है, उनका रिकैप कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनको जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो 36 से 51 तक इसमें जो है अनुच्छेद पाए जाते हैं। 36 जो अनुच्छेद है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू DPSP। ठीक है, उसके बाद 37 में कहा गया कि ये अपरिवर्तनीय है, अर्थात नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, और इसके बाद एक अनुच्छेद है 38(2). ठीक है, एक वैसे तो अनुच्छेद 38 है और इसके दो ही भाग हैं, एक 38(1) है और एक 38(2) है। ठीक है, 38(1) में कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो है स्थापना की जाएगी, और 38(2) में कहा गया है कि जो आय की असमानता है, ठीक है ना, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, और जो अवसर की असमानता है, ठीक है, आय व अवसर, ये दो हैं चीज़ें, आय और अवसर की असमानता जो है उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 38(2) में है, और इसको ऐड किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद है 39B, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये समाजवादी कैटेगरी में आता है, ये भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है ना, और ये जो अनुच्छेद है इसमें कहा गया है कि जो देश के संसाधन हैं, ठीक है ना, जो देश के संसाधन हैं उनका जो वितरण होगा वो किया जाएगा। ठीक है ना, और वो कैसा वितरण होगा? उचित। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक अनुच्छेद है 39C।
ठीक है। और ये जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, जो आर्थिक शक्ति है उसके आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन, जो है आर्थिक ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, ठीक है ना, सारी की सारी ताकत उसके एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। इसको जो है हमें डिफरेंट एरियाज़ में प्रवाहित करना है, मतलब अलग अलग लोगों को हमें जो है आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, ठीक है। ये बात करता है आर्टिकल 39C, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल जो काफ़ी बार हम लोगों ने भी पढ़ा, क्वेश्चन में आया था, आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अगर कोई महिला और मतलब अगर कोई पुरुष है जो काम कर रहा है किसी एक कंपनी में है, उसको जो है कुछ अलग आप वेतन दे रहे हैं, उसी पद पर अगर कोई सेम महिला काम कर रही हो तो उसको जो है आप अगर अलग दे रहे हैं कुछ वेतन, तो वो गलत है, संवैधानिक रूप से ये मान्य नहीं है, ठीक है। तो समान कार्य की समान वेतन अनुच्छेद 39D के अंतर्गत आएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39A, ठीक है। 39A जो है वो फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है। फ्री लीगल एड मीन्स निःशुल्क कानूनी सहायता, और इसको जो है ऐड किया गया था, वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद आ जाएगा 40। अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है, पंचायतों के गठन से संबंधित है, ठीक है। और ये गांधीवादी जो है अनुच्छेद है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमको। और एक अनुच्छेद है 42, ये भी इम्पोर्टेंट है। 42 अनुच्छेद जो है मातृ सहायता, मतलब मैटरनिटी जो है सहायता का प्रावधान करता है, ठीक है। मैटरनिटी सहायता देने की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 43 जो है उसमें कुटीर उद्योगों के विकास की बात की गई है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग के विकास की बात की गई है, ठीक है। और इसी अनुच्छेद में दोस्तों मजदूरी निर्वाह की बात की गई है, ठीक है ना, मजदूरों के लिए मजदूरी निर्वाह की बात की गई है। और इसके बाद अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 43A, ठीक है, और 43B। तो जो 43A जो है वो जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, और उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, ये इसमें कहा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये 43A में कहा गया है। वहीं 43B में क्या कहा गया है? सहकारी संस्थाएं। 43B जो है सहकारी संस्थाओं से संबंधित है, और सहकारी संस्थाओं की उन्नत की बात करता है ये अनुच्छेद, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद है ये, ठीक है ना, ये 97वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये? 2011 में, उसके द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। ये सारा जो है आपका रिवीजन था। और इसके बाद अगर चाहें तो ये भी याद रखें भाई, 43 के बाद 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, समान नागरिक संहिता, ठीक है। उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बन गया है इसको लागू करने वाला, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद जो है 45, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क क्या चाहिए भाई? एजुकेशन, उसकी व्यवस्था करता है अनुच्छेद 45। बट इसको जो है 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में हुआ था, ये कहाँ स्थापित कर दिया है? 21A के अंतर्गत डाल दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद एक अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 47। ये अनुच्छेद भी गांधीवादी है, ठीक है, गांधीवादी अनुच्छेद है। क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है जो शराब या जो भी मादक पदार्थ हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था नहीं की गई है, उनका निषेध किया गया है, ठीक है ना, ठीक। इन चीज़ों का क्या है? वो निषेध किया गया, मतलब इनकी बिक्री पर रोक लगाना, ठीक है, या इनका सेवन ना करना, ये सब इसमें कहा गया है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, ठीक है ना, कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया, मतलब गठन करने की बात की गई है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो दुधारू पशु हैं, ठीक है ना, दुधारू, ये इस टाइप दुधारू पशु, उनका अगर आप वध कर रहे हैं
तो वो गलत है, ठीक है ना। उनका पद का निषेध किया गया है इसमें, ठीक। ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी गांधीवादी अनुच्छेद है। इसके बाद एक अनुच्छेद है 48A, ठीक है ना। 48A में कहा गया है पर्यावरण का संवर्धन करना, ठीक है ना। संरक्षण करना प्लस संवर्धन करना, ठीक है। उसको बचाओ और उसको जो है उसको बचाइए और उसका संवर्धन करिए, ठीक है। उसके बाद वन्यजीव की रक्षा करना, ये भी इसी में आएगा 48A में, ठीक है। वन्यजीव की रक्षा, ठीक। और अगर इसके बाद हम बात करें तो ये जो 48A है दोस्तों, इसी को हमने ऐड किया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 949 ये जो है जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है ना, उनको जो है संरक्षण देने की बात करता है, ठीक। आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 जो है वो जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है, इन दोनों का सेपरेशन, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक है लास्ट आर्टिकल, वो है आर्टिकल 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। इस प्रकार आपके 36 से 51 जो आर्टिकल हैं उनको रिवाइज हमने रिवीजन कर लिया है और उनको रिवाइज करा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से कहीं से भी सवाल बन जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन सबको याद ही कर लेना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो हमने अभी DPS भी देखे हैं वो कौन कौन से ऐड किए गए हैं। तो एक तो भाई 39A ऐड किया गया था, ठीक है ना। और एक कौन सा ऐड किया गया था, एक किया गया था 43A, और एक कौन सा ऐड किया गया था 48A। मतलब 39, 43 और 48A जो है ऐड किए गए थे। 39 में जो है फ्री लीगल एड की बात की गई थी, ठीक है। और 43A के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, और 48A के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो 38(2) ऐड किया गया है इसके अंतर्गत। और असमानता को कम करने की बात कही गई थी इसमें। असमानता के अंतर्गत आय, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, ये जो है इनको कम करने की बात कही गई थी 38(2) के अंतर्गत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐड किया गया था। और इसके बाद जो है एक है 97 अमेंडमेंट 2011 में जो हुआ था, उसके द्वारा 43B ऐड किया गया था दोस्तों। और 43B सहकारी संस्था की उन्नति की बात करता है, सहकारी संस्था की उन्नति की बात करता है। ये जो है मोटा मोटा हमने आपको रिवीजन करवा दिया है, ठीक है, ख़त्म। और अगर आप DPSP को वर्गीकरण करेंगे इसका समाजवादी, गांधीवादी और जो है पश्चिमी या बौद्धिक, उदारवादी बौद्धिक तरीके से, तो उसका भी हम देख लेते हैं। एक 40 है, एक 47 है और एक 48 है अनुच्छेद। ये जो अनुच्छेद हैं ये आपके गांधीवादी अनुच्छेद हैं दोस्तों, ठीक है, गांधीवादी अनुच्छेद है। ऐसे ही एक अनुच्छेद है आपका 49 और एक 50, ये हैं आपके उदारवादी या पश्चिमी विचारों से संबंधित है, ठीक है ना। और इसके बाद और एक और जो आपके हैं वो हैं समाजवादी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो समाजवादी की झलक मिलती है कौन कौन से अनुच्छेद में, वो है 39B और 39C, गलत हो गया यार, 39B और 39C, और एक और है 43A और 43, ठीक है। ये जो है समाजवादी की कैटेगरी में आएंगे, ठीक। इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। बाकी मैंने तो करा ही दिया भाई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्य, ठीक है। तो मूल कर्तव्य स्टार्ट करने से पहले जो है इसमें आपको बताना रहेगा कि कितने मूल कर्तव्य हैं आपके, ठीक है ना। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है और ये कौन सी समिति के द्वारा ऐड किए गए थे। तो भाई मूल कर्तव्य जो है सरदार पूर्ण सिंह, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है ना, समिति
के द्वारा ऐड किए गए थे, सरदार शॉर्ट सिंह समिति के द्वारा ऐड किए गए थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किए गए थे। और इसमें जो है टोटल कितने जो है जब ऐड किए गए थे तो कितने थे? तो टोटल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और ऐड किया गया था, और वो ऐड किया गया था 86 में संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। तो एक ऐड कर दिया था, तब कितने हो गए थे? टोटल 11 हो गए थे, मतलब 11वां ऐड किया गया था कि ठीक है। बस ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो आप अनुच्छेद पढ़ेंगे धीरे धीरे तो उसके साथ साथ ये सारे के सारे आ जाएंगे इसी में, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया 42वां संविधान संशोधन जो है इससे संबंधित है। भाग 4A के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है सारे के सारे जितने भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों को आपको याद ही होना चाहिए भाई, क्योंकि वो आपके कर्तव्य भी हैं एक तो, ठीक है, और दूसरा कि जब इस तरह के कथन बनेंगे तो आप उनको आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अभी क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अगला है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ये तो ठीक है भाई, ठीक है। और उसके बाद, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ठीक है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे जो है न्यायालय निश्चित करता है। इसका आंसर है ये, ठीक है ना। इसे आप जो है परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बना सकते हो, ये कथन जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। संवैधानिक प्रक्रिया से ही आप आगे बढ़ा सकते हो, मतलब इनके बेस पे आप जाओगे। ये भी जो है इनफोर्शिएबल नहीं है, मतलब इनको आप जो है परिवर्तन नहीं करा सकते इनका। और दोस्तों इनको परिवर्तन कराना ही क्यों है? क्योंकि ये कर्तव्य हैं, आपके ऊपर डाले गए हैं, ठीक है ना। अगर इन्हें जो है सरकार चाहेगी कि आप इनका पालन करें ही करें तो कब कर सकती है? जब वो इसके संबंध में कोई कानून बनाए, ठीक है, और या फिर संविधान संशोधन करके उसमें ऐसे लिखे, तो अर्थात ये संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियाँ हैं अगर, ठीक है ना, जो कोर्ट है उसके सामने कोई ऐसा विधि का प्रश्न खड़ा हो गया है, ठीक है ना, जिसको वो व्याख्यात नहीं कर पा रहा है उसके, तो वो क्या करेगा? इसकी सहायता ले सकता है, ठीक है। तो अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना हो, ठीक है, संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ठीक है। कोई विशिष्ट भाई कर्तव्य का पालन करना हो, ठीक, और ये संवैधानिक किस में आता है? कानून के क्षेत्र में आता है, ये न्यायालय ही निश्चित करेगा, ठीक है। ये भी बात सही है, मतलब वो न्यायालय ही बताएगा कि आप राष्ट्रगान पर खड़े होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। ये जरूरी है कि नहीं है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, बट आप ये कहो कि मैंडेमस ला के इसको जो है प्रभावी बना दिया जाए, वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कथन जो है सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लिए, ठीक है। व्याख्या क्या ही आप पढ़ेंगे, ठीक, मैं आपको बता ही दिया हूँ। अच्छा, ये जो परमादेश है आर्टिकल 32 के अंतर्गत लाया जाता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत और कौन कौन सी रिटें निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट? कमेंट करके बताइए, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्च्यूरी क्यू वारंटो, ठीक है। 5 प्रकार की जो है रिट निकालता ही है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बहुत अभी पढ़ा है भाई पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में भाई कितने हैं? 11, ठीक है। भाग 4A के अंतर्गत है, कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। राष्ट्रपति टॉपिक आ गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में दोस्तों कौन कौन सदस्य होते हैं? अगर आप राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसमें जो है केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, अगर आपको ये पता हो तो, ठीक है। नहीं पता है तो ध्यान रखिए। तो निर्वाचित सदस्य देखिए, पहले ये निर्वाचित डाल देंगे, निर्वाचित डाल सकते हैं, निर्वाचित डाल सकते हैं और निर्वाचित डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके बाद निर्वाचित सदस्य डाल सकते हैं, लेकिन सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डाल सकते हैं, लेकिन विधान परिषद में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और दिल्ली और क्या लिखा है, पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, ठीक है, यहाँ ये गलत है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन नहीं, केवल विधानसभा, ठीक है ना। तो 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, अर्थात 2 2, ठीक है, ये गलत है। तो सही कौन कौन से हैं? 1 3 और 4, अर्थात डी आंसर इसका, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन
ठीक है ना। ये देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे अंतर स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको ऐड किया गया था, तब ये लोग जो है उसमें वोटिंग कर सकते हैं। ठीक। ध्यातव्य कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जम्मू और कश्मीर को अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। मतलब अभी तक जम्मू और कश्मीर को ऐसे संशोधन द्वारा, ऐसे किसी भी संशोधन द्वारा, यही नहीं, ऐसे किसी भी संशोधन द्वारा इस तरह का दर्जा नहीं दिया गया है जिस तरह का दर्जा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं को दिया गया है कि वो क्या कर सकें, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकें। ऐसा कितने नहीं अभी दर्जा मिला है, जम्मू कश्मीर को नहीं मिला है। ठीक है ना, अभी तक शामिल नहीं किया है, ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वे कौन कौन से हैं? तो भाई 2 ही हैं केवल, तो वो 2 हैं क्या बोलते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है ना, बी, दिल्ली और पांडिचेरी। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? भाई बहुत ही सिंपल आंसर है, हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 के बीच में। ठीक है, इन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ये जो है इनका जो है कार्यक्रम था, इन्हीं के निर्देशन में जो है प्रारंभ हुआ था। और इसके तहत कौन सी मिसाइलें बनी थी? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और एक और थी अग्नि। ठीक है ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग, आकाश। ठीक है, ये 5 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में है या प्रधानमंत्री में? ऑब्वियसली बात है, प्रधानमंत्री में नहीं है, ये राष्ट्रपति में निहित है। हमारा अनुच्छेद 51(3) क्या कहता है? 51(3) कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग से संबंधित है, क्वेश्चन है इधर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, असर्शन कह रहा है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी पढ़ के आए हम लोग। उसके बाद रीजनिंग कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो स्टेट है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। तो असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी उसकी व्याख्या कर रहा है, तो कथन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है ना, वही कह रहा है। और अनुच्छेद 74(1) के तहत जो राष्ट्रपति है अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 74(1) में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? अरे भाई, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है ना, भारत एक गणराज्य राज्य है और भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। वंशानुगत कहाँ होता है दोस्तों? इंग्लैंड में होता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ चुनाव होता है और चुनाव की पद्धति क्या होती है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसे हम कोटा सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो जो डी है, नीलम संजीव रेड्डी, ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ये फैक्ट है एक तरीके से। तो दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधियों, ठीक है ना, इतने से इतने 1967 से 1969 और 1977 से ये 26/3/1977 से 13/7, ठीक है, लगभग 4 महीने। ठीक है ना, ये क्या रहे थे? लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। और इसी दौरान मतलब 1970 के बाद 1982 के मध्य ये भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों ये जो है एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के अनुसार चीज़ें चलती हैं कि कौन से जो है लोग जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब। ठीक है ना, तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है तो फिर उनमें से धीरे धीरे करके जो है हम लोग चुनते चले जाते हैं। लगभग 33+1 होते हैं ना हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में अभी
सिस्टम चल रहा है न्यायाधीशों का, तो इन 33 में भी जो है धीरे धीरे जो है क्रम से चुनते हैं कि कौन जो है वरीयता के क्रम में सबसे आगे आता है, अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तब। ठीक है, वैसे इतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं, 33 बहुत बड़ी संख्या है, यहीं तक जो है मामला आके रुक जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति कितनी है दोस्तों, 3 स्थितियां हैं, या तो मृत्यु हो जाए, या फिर उन्होंने जो है अपने पद को त्याग दिया हो, उसके बाद पद से हटाए जा चुके हों, तब क्या होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उसके ना होने पर भी उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो, जो मैंने अभी बताया 33+1, ठीक है ना, वही रूल यहाँ चलेगा। और क्या है, उपलब्ध है तो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम भी बना हुआ है 1969 का, उसमें भी लिखा हुआ है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। अगेन भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब जो है उपराष्ट्रपति टॉपिक आ गया, उपराष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो असर्शन और रीजनिंग दी गई है दोस्तों। असर्शन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, मतलब राज्यसभा के लिए एलिजिबल हो। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के लिए राष्ट्रपति तभी कोई व्यक्ति बन सकता है जब वो लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये असर्शन जो है सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सत्य हैं। और क्या लिखा है, ए आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा कहाँ है, अनुच्छेद 66(3) में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है ना, और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं कथन। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे गलत हो गया, दोनों के चुनाव में मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जबकि मैंने अभी बताया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल राज्यों की विधानसभाएं, उनमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, विधान परिषद भाग नहीं दे सकती, अर्थात ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा, ये कथन सही है, आंसर केवल 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें लिखा है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी, ये केवल 2 ही राज्य हैं। ठीक है, इनकी जो है विधानसभा, ये यूटी है, राज्य नहीं है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। ठीक है, वो भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यों की जो विधानसभाएँ हैं वो भाग ही नहीं लेती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी, केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो जितने भी मेंबर हैं वो सभी भाग लेते हैं। ठीक है, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होता है दोस्तों, गुप्त होता है। इस प्रकार कथन एक सही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ध्यान रखना। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, मतलब है एक्चुअली ये। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, एकदम सही बात है, ये भी सही बात है। दूसरा की अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, पहला तीसरा तो पता है। उसके बाद राष्ट्रपति की पद त्याग, अवदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, सही है। हमें अभी 3 स्थितियाँ पड़ी थी, या तो पद त्याग हो, या जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया गया हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो। इन 3 स्थितियों में वो जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है, ऑटोमेटिक कार्य करने लगता है। ठीक है, वही बन जाएगा। तो 1, 3 और 4 तो सही है। ठीक है,
उसके बाद दूसरा क्या लिखा है कि उसके बाद इस पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होते हैं। भाई इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मुझे नहीं पता है। आंसर देखते हैं इसका। आंसर क्या है? सभी चारों। मतलब ये भी जो है कथन सही है। ये कथन भी हमें ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उस पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थात उपराष्ट्रपति के रूप में वो कोई कार्य नहीं करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, ये ध्यान रखना है। परंतु उसके बाद उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। मतलब कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उपराष्ट्रपति पद के हिसाब से। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। 3 स्थितियां हैं भाई, ये तो पद त्याग हो जाए, राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए, या फिर वो पद से हटा दिए जाए, ठीक है ना। पद से कब हटेंगे? जब महाभियोग लगाया जाएगा, ठीक। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, वैसे महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में पढ़ रहा है आप, ये मुझे कमेंट करके बताइए। हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। अब अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति, ठीक है, मतलब उसको अपॉइंट करना है और उसको हटाना है, को विवेचित करता है, ठीक है ना। तो कौन सा प्रावधान है भाई? तो इसमें से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये, मंत्रिपरिषद के बारे में ये बात करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं उसकी पदच्युति की बात करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रधान जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद, जो संघ की मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही बात है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, बिल्कुल गलत। प्रधानमंत्री नहीं, ये कौन होंगे? कहाँ गया? अभी तो हम लोगों को पढ़ा, ये रहा, ठीक है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये कथन गलत, ये सही है, अर्थात केवल एक सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु हमें चाहिए 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। हमें लगा राष्ट्रपति के लिए है 35, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25, और प्रधानमंत्री क्या है एक्चुअली? सांसद बनने के लिए, ठीक है ना। तो सांसद के रूप में ही वो जो है पहले चुने जाते हैं, देन उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो न्यूनतम आयु सांसद के लिए वही प्रधानमंत्री के लिए हो जाएगी, ठीक है। व्याख्या पढ़ लेते हैं भाई, ये है अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का होना अनिवार्य है, ठीक है। या तो वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, अनिवार्य है ये। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर वो संसद का सदस्य हो जाए, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से, वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए न्यूनतम कितनी है? 30 वर्ष की है। ये सदस्यता की आयु है। लोकसभा की अगर आपको सदस्यता चाहिए तो आप न्यूनतम 25 वर्ष के होने चाहिए, और अगर आपको राज्यसभा की चाहिए तो जो है न्यूनतम 30 वर्ष होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होने की न्यूनतम आयु कितनी हो गई? 25 हो गई दोस्तों, ठीक है। कम से कम 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, लेकिन उसने क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है, तो 25 हो गई। निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कौन से एक से अधिक बार भाई? जवाहरलाल नेहरू जी हुए हैं, कितने बार? 3 बार हुए हैं। इंदिरा गांधी हुए हैं, ठीक है। और गुलजारीलाल नंदा जी का तो हमें नहीं पता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी जो ये भी हुए हैं 2 बार, तो ये भी शायद हुए ही होंगे। और इसका आंसर क्या है? आंसर इसका डी है, ठीक है दोस्तों, ये भी हुए हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिनमें गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका जो कार्यकाल है एक बार आंखों से गुजार लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये उत्तराखंड में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? मतलब एक से अधिक बार, ठीक है ना, जो है प्रधानमंत्री बने हैं। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी बने हैं एक से अधिक बार। गुलजारीलाल नंदा जी बने हैं, अभी पढ़ा है हमने। इंदिरा गांधी जी भी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बनी है, ठीक है। तो 1, 3, 4 और 5 ये तो डेफिनेटली हैं ही, 1, 3, 4, 5। तो फिर इसका 1, 3, 4, 5 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी
गलत, हमने कुछ पढ़ा है प्रश्न। एक बार से अधिक समयांतर के बाद, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक बार तो रहे हैं, लेकिन समय अंतर होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं? 3, 4, 5 हैं केवल। गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद इंदिरा गांधी, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। कहने का मतलब है कि एक बार तो वो चुने गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना। फिर वो हट गए, प्रधानमंत्री के पद से हट गए, देन उसके बाद फिर से चुने गए प्रधानमंत्री के पद के रूप में, ठीक है। तो ये कह रहा है वो कि एक से अधिक बार तो हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ समय अंतर रहा हो उसके बीच में, ठीक है ना। तो यही है, मतलब ये लगातार हुए हैं 3 बार, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हैं ये भी लगातार रहे हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जो है ये नहीं, ये लगातार नहीं रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ समय अंतर था। और वैसे ही इंदिरा गांधी भी एक बार चुनाव हारी थी, ठीक है ना। और इसके बाद जो 5वें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये भी जो है एक बार रहे, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए हट गए, क्योंकि सरकार जो है अल्प बहुमत में आ गई थी, ठीक है ना। और अल्पमत में आ गई थी, अल्प बहुमत क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर ये लोग जो है अपने दोबारा बने थे, ठीक है, चुने गए थे। तो 3, 4, 5 आंसर हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। आंसर सी। देखो ऐसे होता है, ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 2010 में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 के बाद ये आ जाइए 6। इसमें देखो व्याख्या भी दी गई है भाई, आप लोग पढ़ लेना व्याख्या, समय नहीं है इतना। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ, तो चौधरी चरण सिंह हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुए अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है। 1 साल के लिए बने ही थे ये, 1979 से 1980 तक के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, और पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई इनके टाइम पे, ठीक है। तो निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था इन्हें, ठीक है, ध्यान रहे भाई। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, महान्यायवादी और CAG अर्थात कंप्ट्रोलर, ऑडिटर एंड जर्नल, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कह रहा है कि कैग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑब्वियस सी बात है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। ये अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत सरकार के लेखों जोखों का ये जो है विवरण रखता है, ये रखा है। लेखा परीक्षण का रिपोर्ट अपनी जो है रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष या संसद के पटल पर रखवाता है, ठीक है। राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, ये भी ध्यान रखना। मतलब राज्य के लिए भी करता है और संसद के लिए भी करता है, राज्य सरकारों के लिए भी और केंद्र सरकार की भी, ठीक है। भारत के CAG कार्य करते हैं। भारत के CAG क्या कार्य करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में? नहीं। लोक वित्त संरक्षक के रूप में? एकदम सही बात है। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में? बिल्कुल नहीं। और उपयुक्त सभी के संरक्षक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, जो हमारा पैसा है, पब्लिक फाइनेंस है, उसके जो है संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, ठीक है। ये वह सार्वजनिक धन का क्या है? संरक्षक है, ठीक। और यह कर्तव्य होगा उसका कि वह यह देखे कि भारत की या किसी भी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना 1 पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए, जब तक कि संसद या संबंधित राज्य का विधानमंडल उसको, मतलब उस राज्य को अनुमति न दे दे। और ये अनुमति कैसे दी जाती है? जाहिर सी बात है, जो विनियोग विधेयक आता है या धन विधेयक आता है, ठीक है ना, उसी के तौर पर जब वो एक्ट के रूप में बदल जाता है, तब जो है संचित निधि अपना कार्य करना प्रारंभ करती है, उसी के द्वारा सरकार जो है अपना खर्च करती है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो अंतिम जिम्मेदारी है संसद की, ठीक है। संसद में बहस हो सकती है इसके, जो मतलब इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है ना, और टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई, ठीक है। अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अतः कैग की टीका टिप्पणी पर, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार या
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? वो होता है महान्यायवादी, ठीक है ना। वो महान्यायवादी होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। महान्यायवादी और जो कह गए उसमें अंतर है, ठीक है ना। महान्यायवादी को पूरे भारत में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में सुने जाने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने की जो है क्षमता इसके पास है, मतलब अधिकार है इसके पास। देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने की योग्यता रखता हुई, और किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है अगर वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसको एक चीज़ और है, इसको जो है कोई वेतन नहीं मिलता दोस्तों, वेतन नहीं, इसको जो है एक पारिश्रमिक मिलती है, एक तरीके से मेहनताना मिलता है, ठीक है। और वो कौन डिसाइड करता है? वो राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा भाई? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब जो है उसके लिए क्या करना है, ये देखिए यहाँ नियुक्ति करता है, अगर वो न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है तो वही भाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगला, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है भाई, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कौन? ये किसकी बात हो रही है? महान्यायवादी की। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। तो 3 और 4 तो गलत है दोस्तों, तो 3 4 केवल कौन सही है? 1 और 2, ठीक है। महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं हो सकता है, परंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, ये ध्यान रखना है। वो बोल भी सकता है, बस अपना मत नहीं दे सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से, वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है ना, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। ये अनुच्छेद 88 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और राष्ट्रपति उसे पद से हटाने का अधिकार भी है, ठीक है, रखते हैं अपने पास। इस प्रकार कथन 1 2 सही है, जो भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक, गलत है, वो राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, बिल्कुल गलत। अगर वो संसद में बैठते हैं, ठीक है, बोलने का भी अधिकार रखते हैं, तो वो एक संसद सदस्य के जितने भी विशेषाधिकार हैं उनको प्राप्त करने के जो है अधिकारी हैं, मतलब उनको जो है हक है। तो ये जो है कथन गलत है, और ये कथन भी कैसी है? ये कथन भी गलत है। तो पूछा गया है सही कथन, तो सही कथन कोई भी नहीं है, अर्थात ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है ना। ये देखिए भाई, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद के सदनों में सदनों की बैठकों में तथा किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम जो है सदस्य के रूप में नामित किया गया हो, उसमें भाग लेने का और बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुच्छेद 105(4) के अनुसार जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या किसी समिति में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, ठीक है ना, तो उसके संबंध में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों और संबंधी उपबंध जो है समान रूप से लागू होते हैं। मतलब जो है संसद विशेषाधिकार की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत, ध्यान रखना है। और वो इस पर भी लागू हो जाएंगे, किसके ऊपर? भारत के महान्यायवादी के ऊपर, ठीक है। अगला टॉपिक है संसद, लोकसभा।